नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं आज ले रहा हूं वो पूछा है साहिल सैनी ने। साहिल का कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी लार्ज एंड मिड कैप फंड में यानी कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और क्या उन्हें ऐसे में सेपरेटली एक मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सेबी के नियमों के अनुसार एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को उस फंड के टोटल एसेट का मिनिमम 35% लार्ज कैप में और मिनिमम 35% मिड कैप शेयर्स या मिड कैप कंपनी से रिलेटेड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो इसका मतलब टोटल एसेट का मिनिमम 70% लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्ट होगा, 35%, और बाकी का जो 30% है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप जैसा उन्हें सुटेबल लगेगा उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक मिड कैप का सवाल है, तो एक मिड कैप फंड में जो उसका टोटल एसेट होता है उसका मिनिमम 65% मिड कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि सेबी के नियमों के अनुसार मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना होता है, और उसके बाद जो बाकी 35% है वो फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उस स्कीम का जो भी फंड मैनेजर होगा वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितना परसेंट बाकी का जो है वो किस तरह के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपका मिड कैप शेयर्स में अच्छा एलोकेशन रहे, तो ऐसे में अलग से मिड कैप फंड लेना शायद एक सही रणनीति होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपके लार्ज एंड मिड कैप फंड में मिनिमम 35% जो एलोकेशन रिक्वायर्ड होता है उतना ही मिड कैप में हो, और बाकी का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप मिड कैप फंड में करेंगे तो ऐसे में ये एक बात निश्चित होगी कि मिनिमम 65% एलोकेशन जो होगा वो मिड कैप शेयर्स में होगा। तो ऐसे में यदि आप अधिक एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में चाहते हैं तब आप एक मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और अदरवाइज ये डिपेंड करता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है पंकज कुमार जोशी ने। पंकज जी का सवाल मेडिक्लेम पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट को लेकर है। पंकज जानना चाहते हैं कि यदि वो एक मेडिक्लेम पॉलिसी यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं और उसमें उनके पेरेंट भी कवर हैं, तो उस पर जो टैक्स बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, और यदि उन्हें टैक्स बेनिफिट चाहिए या उनकी सिस्टर इस पर टैक्स बेनिफिट पाना चाहती है, तो पॉलिसी में फर्स्ट नेम किसका होना चाहिए, प्रपोजर कौन होना चाहिए, ये सब सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो पंकज जी, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर यदि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है, उसका प्रीमियम पे करता है, जिसमें वो खुद और उसके फैमिली मेंबर यानी कि इमीडिएट फैमिली मेंबर, स्पाउस और चिल्ड्रन कवर हैं, तो जो प्रपोजर है यानी कि यदि आप पॉलिसी लेते हैं और उसमें आप और आपकी इमीडिएट फैमिली यदि कवर है, तो उसके लिए 25,000 रुपीज तक के प्रीमियम पर आप अपनी टैक्सेबल इनकम से अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप पॉलिसी बाय करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए और वहां पर आप प्रपोजर हैं, आप प्रीमियम पे करते हैं, तो उस पर भी आप एडिशनल 25,000 रुपीज का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपके पेरेंट या पेरेंट्स यानी कि माता पिता मान लीजिए दोनों के नाम पर आप पॉलिसी लेते हैं और उनमें से दोनों या एक 60 इयर्स या उससे अधिक एज के हैं, तो उस केस में ये जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज हो जाती है। तो यानी कि यदि आप 50,000 रुपीज तक का प्रीमियम पे करते हैं तो आप पूरा अमाउंट अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी सिस्टर टैक्स बेनिफिट चाहती है तो
वो प्रपोजर बनेंगी और फिर वो अपने पेरेंट्स के नाम पर पॉलिसी लेंगी, उस केस में वो टैक्स बेनिफिट्स ले सकती हैं। तो बेसिकली जो प्रपोजर होता है और जो प्रीमियम पे करता है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, और डिडक्शन की जो लिमिट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि 25,000 प्लस 25 या 25 प्लस 50 हो सकती है यदि पेरेंट्स या पेरेंट सीनियर सिटीजन हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई और सवाल हो तो आप दोबारा से फिर पोस्ट कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है पल्लवी सेरेन ने। पल्लवी का सवाल बेसिकली मेरे एक वीडियो पर आया है जो कि क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को लेकर था। तो पल्लवी जानना चाहते हैं कि जब बैंक कहता है कि नो ज्वाइनिंग चार्जेस, लाइफ टाइम फ्री, नो हिडन चार्जेस, तो इसका क्या मतलब होता है। जब कार्ड इशूअर आपको बोलता है कि नो ज्वाइनिंग फीस, इसका मतलब आपको जब कार्ड इशू होता है तो आपको उस टाइम पर उसके लिए कोई फीस या चार्जेस पे नहीं करने हैं। और लाइफ टाइम फ्री का मतलब यह है कि जो एनुअल चार्जेस होते हैं किसी कार्ड के, वो आपके कार्ड पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यदि बैंक ऐसा कह रहा है तो जरूर देख लें। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी एप्लीकेशन कलेक्ट करता है वो कहता है, लेकिन ये हकीकत नहीं होती है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जैसा आपको बताया गया है सच में वैसा ही है। और जहां तक सवाल है हिडन चार्जेस का, तो यदि बैंक आपसे कह रहा है कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो भी चार्जेस हैं वो सभी डिस्क्लोज किए गए हैं। और बैंक्स अपने जो भी कार्ड्स के चार्जेस होते हैं वो अपनी वेबसाइट और साथ ही जो भी इंफॉर्मेशन बुकलेट वो प्रोवाइड करते हैं उसमें क्लियरली वो मेंशन करते हैं। और जब भी चार्जेस में बदलाव आता है तब वो मेल द्वारा या एक सर्कुलर भेजकर भी इसकी इंफॉर्मेशन कार्ड होल्डर को देते हैं। तो आप ऐसे में जरूर ये देख लें कि आपके कार्ड्स पर कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। नो हिडन चार्जेस का मतलब ये नहीं है कि चार्जेस नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि चार्जेस हाइड नहीं किए गए हैं। वो सभी चार्जेस जो कार्ड पर लगने वाले हैं वो डिस्क्लोज किए गए हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राजेंद्र अघव ने। राजेंद्र का सवाल ये है कि उन्होंने कुछ स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपी की हुई है, जैसे कि एक्सिस मिड कैप फंड में 1500, एचडीएफसी इंडेक्स फंड, सेंसेक्स प्लान, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप। इन सब में उन्होंने 10 साल के लिए एसआईपी की हुई है, यानी 10 साल वो यहाँ पर बने रहना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस मार्केट के उतार चढ़ाव में क्या उन्हें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो राजेंद्र जी, मैं कहूँगा कि आपने अच्छी स्कीम चुनी हुई है। आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर है। आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड या लार्ज कैप इंडेक्स फंड, आपने मिड कैप फंड और साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड, तो अलग अलग तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप एसआईपी कर रहे हैं। अगर कोई इन्वेस्टर एसआईपी कर रहा हो तो मार्केट में यदि गिरावट आती है तो इससे उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो गिरावट में आपको सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, जिससे लंबे वक्त में आपको फायदा होगा। तो यदि स्कीम अच्छी है तो गिरावट में आपको मौका मिल रहा है कि आप अच्छी स्कीम्स में ज्यादा यूनिट्स बाय कर पा रहे हैं। तो इसके लिए राजेंद्र जी, आपको और सभी व्यूअर्स को मेरा यही सजेशन है कि यदि आप एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये इक्विटी का नेचर है। लेकिन जब जब गिरावट आती है तो आपको ये बात सोचकर खुश होना चाहिए कि आपको उस वक्त पर उस स्कीम या उन स्कीम्स जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी ज्यादा यूनिट्स मिलने वाली हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है प्रविंद्रा बंसल ने। प्रविंद्रा जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सेफ तरीका क्या है, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि यदि वो एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एसबीआई के ऐप से करें तो क्या ये अच्छा रहेगा। देखो बंसल जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी ऐप से इन्वेस्ट करें, फंड हाउस के ऑफिस में जाके इन्वेस्ट करें, या आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इन्वेस्ट करें,
अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा है कि आपको मान लीजिए मारुति की कार बाय करनी है, तो फिर डीलर कोई भी हो उससे आपको स्कीम की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। हाँ, फर्क दिखाई देगा सर्विस पर। तो ऐसा ही जब आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड या एसबीआई बैंक या फिर किसी ऐप के जरिए या जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि स्कीम का चुनाव आपके गोल के मुताबिक हो। म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी की स्कीम्स में अलग अलग तरह से रिस्क होता है, तो आप उस रिस्क को समझ लें और आपके रिस्क एपेटाइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए आप स्कीम का चुनाव करें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई स्पॉन्सर्ड है, यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसबीआई के ऐप से कर रहे हैं तो दोनों एक ही हैं, ये दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। इसी तरह से उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होंगी, या एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ये अलग अलग एंटिटीज हैं। तो आप किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले वो तय कर लें, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस हिसाब से आप एक सही माध्यम चुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।